हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, स्नेल्स लॉ के बारे में जानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो बेटा ये सब टॉपिक्स जो हैं बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो देखो, फर्स्ट लॉ होता है इसका बेटा, जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जैसे मान लो ये एक ग्लास लैब है, ठीक है, ये एक ग्लास लैब है, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो ये तीनों के तीनों इस मीडिया के जो इंटरफेस है, तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। कौन कौन? नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ ये है। सेकेंड लॉ में क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया में, वो चेंज नहीं होता। गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब एक किसी भी मीडिया में चाहे किसी भी एंगल पे हमारा इंसिडेंस एंगल बनेगा, किसी भी मेजरमेंट पे इंसिडेंस एंगल बनेगा, उसका और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा, उन दोनों के बीच का रेशियो जो है वो सेम रहेगा, चाहे लाइट किसी भी एंगल पे स्ट्राइक करे ग्लास स्लैब या किसी भी मीडिया के सरफेस के ऊपर। कैसे, अभी हम जानते हैं इस बात को, धीरे धीरे करके सीखते हैं चीजों को, ठीक है। देखो, n क्या है आपका बेटा? n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया। कोई भी मीडिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, तो कुछ भी ले लो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n। I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपको पता ही है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और आर क्या है? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। तो द कांस्टेंट रिटन एज 1 and 2 is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium। यानी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से भी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। यानी कि क्या बात हो रही है कि सेकेंड मीडियम में कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहां पर। तो इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग जानेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग ही हुई है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, डिफरेंट मीडिया हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। हमको पता है भाई, मीडिया चेंज होता जाएगा, मीडियम चेंज होता जाएगा, ग्लास का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑयल का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और हनी का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, डायमंड का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मीडिया चेंज होता जाएगा, अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझ आ गया। एंड दिस प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे लिए और ज्यादा सिंपल हो जाती है जब हम अलग अलग सब्सटेंसेस में लाइट पास ऑन करके देखते हैं किसमें कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी हम स्नेल्स लॉ देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास एक ग्लास लैब है, ठीक है बेटा, यहां से लाइट एंटर की और यहां पर लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा इस मीडियम में, ठीक है। जैसे मान लो यहां बन रहा है, यहां 60 डिग्रीज का एंगल बन रहा है और यहां 40 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। तो अगर ये आई और आर है तो साइन आई अपॉन साइन आर के बीच का रेशियो कितना हुआ? 3/2 का रेशियो हो गया, है ना। 3/2 का 60 और 40, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3/2 का रेशियो हो गया।
ऑल राइट, अब हमने क्या देखा, वापस से एक चीज नोटिस की हमने, वापस से चलो इस एक्सपेरिमेंट को और आगे परफॉर्म किया। क्या किया, यहाँ पर ये है नॉर्मल, यहाँ से लाइट स्ट्राइक की, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टेड रे ये यहाँ पर आई, तो यहाँ पर ये मान लो I2 है, ये R2 है। अब लाइट जब यहाँ पर आई तो यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड रे जो थी ये बेंड हुई, और इसके बीच का जो रेशियो था वो भी जब चेक किया तो वो भी सेम था, साइन I2 अपॉन साइन R2। उसी तरह से अब वापस से एक बार बोला चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से लाइट जो है वो स्ट्राइक की और ये नॉर्मल के पास आ गई, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के पास आई। तो यहाँ पर जब चेक किया साइन R3 अपॉन साइन I3 अपॉन साइन R3, I3 अपॉन साइन R3, तो इनके बीच का जब रेशियो चेक किया तो इनके बीच का रेशियो सेम था। तो स्नेल्स लॉ में यही बोला गया है कि भाई, स्नेल्स लॉ में यही बोला गया है कि जो साइन I अपॉन साइन R होता है एक गिवन मीडिया में कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक गिवन मीडिया में कांस्टेंट होता है, वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ऑल राइट, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम जानेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे कि मान लो सच एज फ्रॉम एयर टू वाटर, कि भाई एयर से वाटर में ट्रैवल कर रही है, और फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, कि भाई एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में वो ट्रैवल कर रही है, तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होगा, ठीक है, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होगा। बिहेवियर क्या है, उसकी बेंडिंग की बात हो रही है ना, उसकी बेंडिंग जो है वो चेंज होगी। तो ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीडियम में डिफरेंस है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है डिफरेंट मीडियम में जाने पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी चेंज होगी, है ना। जब लाइट जो है लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होगी तो क्या होगा, इसकी बेंडिंग, ये अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी तो ये नॉर्मल के पास आ जाएगी, और नॉर्मल से और डेंसर से नॉर्मल में जाएगी तो वापस से दूर चली जाएगी। तो इस तरह से जो लाइट की स्पीड है उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होगा। तो ये जो चेंज होता है इसके बिहेवियर को में, इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्या डिस्क्राइब करते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उसका, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जब चेंज होती है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन ऑप्टिक्स, जिसमें ऑप्टिक्स की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किस तरह से, देखो बेटा, यहाँ पर ऑप्टिक्स की बात हो रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास की डेंसिटी में बहुत डिफरेंस होता है। जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वहां पर अगर मैं मास की डेंसिटी की बात करूं तो वाटर में अगर हम ऑयल डालें तो ऑयल उसके ऊपर फ्लोट करता है। तो मास की डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ऑयल की जो डेंसिटी है वो कम है वाटर से, है ना, क्योंकि वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। लेकिन अगर हमने एक ग्लास में पानी लिया और एक ग्लास में तेल लिया, अब क्या होगा, एक पेंसिल इसके अंदर डाली और एक पेंसिल इसके अंदर डाली, ऑयल के अंदर भी पेंसिल डाली और वाटर के अंदर भी पेंसिल डाली, तो रिफ्रैक्शन हमें किसमें ज्यादा दिखेगा, ऑयल के अंदर रिफ्रैक्शन ज्यादा दिखेगा। तो ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। ऑलराइट, समझ आया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट, हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स दैट मीडियम फ्रॉम अनदर मीडियम। यानी कि टिपिकली एयर को लेते हैं कि भाई लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर की तो कितना वो बेंड हुई, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। टिपिकली एयर को और वैक्यूम को हम कंसीडर करते हैं इसमें। तो इट क्वांटिफाइज हाउ मच लाइट इज बेंड, ये क्वांटिफाई करता है, ये बताता है कितनी क्वांटिटी में लाइट जो है वो बेंड हुई है और रिफ्रैक्ट हुई है एट एज इट क्रॉसेस द बाउंड्री बिटवीन टू सब्सटेंसेस। जैसे ही उसने दो सब्सटेंसेस की बाउंड्री को क्रॉस किया है तो वो कितना बेंड हुई है, ठीक है। तो इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से, नॉट n। n से हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू। अब अगर हम बात करेंगे n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम,
तो देखो अभी हम बात करेंगे यहां पर कि भाई इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है बेटा। कैसे? कि भाई देखो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्शन कम होगा, और अगर लाइट की स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। कैसे स्पीड ऑफ लाइट की बात की? भाई डेंसिटी है, डेंसर मीडियम में कहां से लाइट ट्रैवल कर जाएगी तो स्पीड तो कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा, और रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्शन कम हो रहा है। बात समझ आई? ठीक है, तो एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो बेटा इसको जरा ध्यान से सुन लेना। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वैक्यूम टू अ मटेरियल, ध्यान से सुनना दोनों में डिफरेंस। जब लाइट वैक्यूम से मटेरियल में ट्रैवल करती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मटेरियल क्या हो सकता है? मटेरियल वो आपका वैक्यूम से, वो चाहे ग्लास हो, चाहे वाटर हो, चाहे ऑयल हो, वो कोई भी मीडियम हो, लेकिन वैक्यूम से मान लो ये वैक्यूम है, तो वैक्यूम से वो एंटर की है किसमें? किसी भी मटेरियल मीडियम में। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो मीडियम के बीच में चल रहा है, ये दो मीडियम के बीच में व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम से फ्रॉम वन मीडियम मटेरियल टू अनदर, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा लाइट जब एंटर करती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मान लो यहां पर इसके अंदर है वाटर और यहां पर है एक ग्लास स्लैब, तो वाटर से ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है लाइट, तो एक रिफ्रैक्टिव मीडियम से, ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2, तो एक रिफ्रैक्टिव मीडियम से दूसरे रिफ्रैक्टिव मीडियम में जब लाइट एंटर कर रही है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब वैक्यूम से मटेरियल मीडियम में एंटर करती है तो वो हो जाता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था, कुछ कॉमन छोटी छोटी चीजें थी जो हमें समझनी पड़ती हैं। ऑलराइट, तो अब हम जान लेते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कि भाई क्या रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच में। देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, अभी जस्ट आपको हमने बताया था कि भाई ये एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। कैसे? कि अगर स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और अगर स्पीड कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मान लो मुझे शो करना है वाटर से, या हम पहले कर लेते हैं एयर से वाटर। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं एयर टू वाटर। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, और अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूंगी तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वाटर। बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है? ये तो पहला कंपैरिजन हो गया। अब दूसरा कंपैरिजन हम देख लेते हैं। ये मैंने किसके बीच में किया था? एयर और वाटर के बीच में। ठीक है, अब मैं एयर और ग्लास के बीच में कर लेती हूं, एयर और ग्लास के बीच में। तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाना है, पहले स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिखानी, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में। इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको इस तरह से शो किया जाता है। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू ग्लास टू हनी बताना है, तो ग्लास टू हनी कैसे बताएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन हनी। तो इससे हमको क्या दिख रहा है? एक इनवर्स रिलेशनशिप दिख रही है ना, इनवर्स रिलेशनशिप दिख रही है। यानी कि अगर मैं बात करूंगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट के। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी। बात समझ आई? बात तो सही बोली ना मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये इतना तो समझ आया होगा अच्छे से, है ना बेटा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, क्योंकि स्पीड है ना, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। अब एक चीज सुनो, वैक्यूम को या एयर के साथ अगर कंपैरिजन दिया है तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है हम वैक्यूम लिखें, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड देना है तो ऑब्वियसली हम तो उसको वैक्यूम के साथ ही तो कंपेयर करके दे रहे हैं ना, या एयर के साथ ही तो कंपेयर करके दे रहे हैं, तो हम डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ही लिखते हैं। लेकिन हाँ, अगर दो मटेरियल मीडियम के बीच में दिया है तो उनको हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो अब बात आ जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स अपॉन, कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप होती है ना, इनवर्स रिलेशनशिप होती है कि भाई देखो, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट की बात होगी ना, कि अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ, तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ की। ठीक है, कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा अगर, तो स्पीड ऑफ लाइट या वेवलेंथ कम हो जाएगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट या वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ऑल राइट, फिर आ जाता है नेचर ऑफ द मीडियम, कि भाई उसका नेचर क्या है, वो रेयर मीडियम है, वो डेंसर मीडियम है। तो अगर वो डेंसर मीडियम है तो कौन सा मीडियम है ना, बताया था उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैटर करेगी। जैसे ग्लास के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है, आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड होती है बेटा 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा, अगर हम वाटर के अंदर देखेंगे तो वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम एयर के अंदर देखेंगे, एयर या वैक्यूम में देखते हैं, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये डिपेंड करता है नेचर पे कि कौन सा मीडियम है। ऑल राइट, उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ सराउंडिंग। नेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब कि भाई वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है या डेंसर से रेयरर में जा रहा है, वहां पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन से मीडियम में जा रहा है। फिर टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर से हमको, अगर मैं बॉइलिंग वाटर ले लूं और मैं आइस ले लूं, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की।
और अगर टेम्परेचर कम कर दिया, जैसे मान लो टेम्परेचर कम करने पे क्या बन जाएगा पानी का, वो बर्फ बन जाएगी, है ना। अब वो जो आइस है भाई, उसके पार्टिकल्स तो पास पास आ गए, तो उसमें रिफ्रैक्शन कितना होगा, आप बताओ, सोच के कमेंट करके बताना। ऑलराइट, तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। डिपेंड्स अपॉन, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग एंड टेम्परेचर। तो कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। देखो, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री, जब लाइट इंसिडेंट, जब नॉर्मल इंसिडेंट करेगी ना, यानी कि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगी, उस टाइम पे किसी भी तरह का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडिया आर इक्वल, अगर दो मीडिया है, अगर मैं ग्लास और ग्लास के बीच में ही कंपैरिजन करूं तो क्या रिफ्रैक्शन होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, है ना। एयर और एयर के बीच में कंपैरिजन करूं तो क्या कोई रिफ्रैक्शन होगा, नहीं होगा। तो पहला है कि भाई परपेंडिकुलर होगा तब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा, अगर सेम मीडियम होगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो in the case of rectangular glass slab, a ray of light suffers two refraction, one at the air glass interface and the other at the glass air interface। तो जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की हमने बात की थी, तो वहां पर रिफ्रैक्शन जो है वो वहां पर वो दो फेसेस थे उसके, है ना, इंटरफेसेस थे दो, पहला एयर टू ग्लास और दूसरा था ग्लास टू एयर। तो जो एमर्जेंट रे थी वो पैरेलल थी डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे के, ये हमने देख लिया था कि भाई जो हमारी एमर्जेंट रे थी वो किसके पैरेलल थी, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। ये हमने बनाया था ना पीछे, देखो, जैसे ये हमारा ग्लास स्लैब था, है ना, तो हमने यहां से लाइट गई थी वो इधर आई थी, और यहां से गई थी तो इधर गई थी, तो इसके बीच में जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट था, ये दोनों पैरेलल थे एक दूसरे के, इंसिडेंट रे के, राइट। अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम डज नॉट मीन दैट मीडियम पोजेस ग्रेटर मास और डेंसिटी। ये आपको पीछे बता दिया था कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है, इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई भी मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है तो वो मास में भी डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। ऑयल के साथ कंपैरिजन करके बताया था आपको। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। स्नेल्स लॉ भी हमने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेंसेज की। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, बाय।